विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेसन जो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए थे। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाए जा रहे हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कभी ना कभी यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और आप देखिए गौर से। न्यूमेरिकल नंबर 4 लिखा हुआ है संलग्न चित्र में, इसके साथ एक फिगर बना हुआ है। देखिए ये एक फिगर है, ये एक कॉइल बनी हुई है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को ये क्रॉस से दिखाया गया है आपको, और क्रॉस से अगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये बोर्ड में है तो बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे अंदर की ओर। ठीक है, तो संलग्न चित्र में प्रदर्शित कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। ये कॉइल से जो भी फ्लक्स है समय के अनुसार इसमें जो परिवर्तन आते हैं वो इस इक्वेशन के अनुसार आते हैं, जहां φb मिली वेबर में है, मतलब इससे जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो मिली वेबर में मिलेगा, और t जो है वो सेकंड में है। अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, आपको एक चीज तो ये बतानी है। दूसरा ये है कि प्रतिरोध R में जो धारा बहेगी वो धारा बतानी है। प्रतिरोध R में धारा तथा धारा की दिशा क्या होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें 3 बातें यहां पर बतानी है। एक तो ये बताना है कि अगर हम ये आपसे पूछें कि t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो वो आपको बताना है। दूसरा, ये जो रेसिस्टेंस इस कॉइल से कनेक्टेड है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये बताना है आपको। और तीसरी चीज, इस रेसिस्टेंस में करंट किधर से किधर की तरफ बहेगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी आपको पता लगाना है। तो जैसा हमने तरीका बताया था उसके मुताबिक हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये φb लिखते हैं। φb की वैल्यू दी गई है 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। और आप देखिए इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, आपको क्या लगता है देख करके, ये चुंबकीय फ्लक्स कांस्टेंट है, नियत है, या परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है, बताइए। इस कॉइल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इतना दिया गया है, ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है या नियत चुंबकीय फ्लक्स है, बता सकते हैं आप। हाँ बताइए कैसा है, परिवर्ती है कि नियत है? नियत है। कैसे पता लगा आपको, कैसे आपने बता दिया कि यह चुंबकीय फ्लक्स नियत है? अरे भैया चुंबकीय फ्लक्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है और टाइम नियत नहीं है इस दुनिया में, तो फ्लक्स कहां नियत हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट है क्या? आप 7 बजे घर से चले, 6 बजे घर से चले, तो क्या अभी भी 6 बजे हैं क्या? टाइम तो लगातार बदल रहा है। आप कुछ भी करिए, समय नियत है ही नहीं, समय तो लगातार वेरिएबल है, वो तो लगातार चेंज होते रहता है। तो फ्लक्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है और टाइम लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए फ्लक्स भी लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित। तो यह फ्लक्स परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, याद रखिए। और परिवर्ती होगा तभी तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। नियत चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं कर पाता है, आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन में भी लिखा है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाता है, आपने लिखा कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलता नहीं है तो विद्युत वाहक बल बनता है, ऐसा लिखा क्या आपने? तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with this coil depend upon the time, and time is changing, time is variable, then magnetic flux is also variable. Okay, आपको t is equal to 2 सेकेंड पर, t is equal to 2 सेकेंड पर कुंडली में विद्युत वाहक बल पता लगाना है। E is equal to क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। प्रतिरोध R में धारा भी पता लगानी है, I is equal to क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, और करंट की डायरेक्शन भी आपको मालूम करनी है। ठीक है, चलिए बड़ा इजी है बेटा, आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है -d φ अपॉन
dt, या हम कह दें माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। n तो तब लगता है जब कॉइल में तार के n फेरे होते हैं। इसमें तो एक ही फेरा दिख रहा है मुझको और नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र भी नहीं है, तो इसलिए हम केवल माइनस डी फाई बाई डी टी लगाएंगे। माइनस भी निशान जो आ रहा है ना, इट इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए तो आप मॉड लगा लीजिए, ये नेगेटिव हट जाएगा। हम केवल इसका परिमाण लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब है आप जानते हैं। अगर आपने मैथ्स ली हुई है क्लास 12th में तो आपको पता होगा कि डी डी टी ऑफ फाई का मतलब क्या होता है। डी डी टी ऑफ फाई का मतलब है फाई का टी के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, उसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मॉड्यूलस ऑफ ई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ फाई। फाई की वैल्यू आप चाहें तो फाई बी कर ले, यहां पर फाई बी की वैल्यू है 6t स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 1, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव निकालना तो भैया आता होगा आपको। बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो तो बड़े माहिर होंगे अवकलन करने में। तो 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो बेटा 6 का 6 आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t। 7 कांस्टेंट है, 7 लिख देंगे, t का डेरिवेटिव आएगा 1 एंड 1 इज द प्योर कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 0। तो 0 लिखना चाहिए मुझे यहां पर, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू 12t प्लस 7। ये विद्युत वाहक बल की वैल्यू आई, लेकिन कब, जब समय t है। हमसे तो t बराबर 2 सेकंड पर पूछा गया है, इसलिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर e की वैल्यू कितनी आएगी। तो आंसर है, आप e का जो मान आया है उसमें t की जगह बहुआ क्या लिख दो, 2 सेकंड नोट कर दो। यहां पर 2 लिखोगे तो 2 का गुणा 12 से करेंगे, 24, 24 प्लस 7 31। समझ आ रहा है आपको। और ये जो फ्लक्स था ये काहे में है, मिली वेबर में है, इसलिए हम इसका यूनिट भी लिखेंगे मिली वोल्ट। कुछ बात आपको समझ में आई। विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, पर क्योंकि फ्लक्स आपने काहे में यूज किया हुआ है, फ्लक्स आपने मिली वेबर में यूज किया है, इसलिए इसका जो यूनिट आएगा वो मिली वोल्ट के बराबर आएगा, 31 मिली वोल्ट। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लगातार समय के साथ बदल रहा है ना, जब t बराबर 2 सेकंड होंगे उस वक्त इस कॉइल में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो 31 मिली वोल्ट के बराबर होगा। अगर आपको 3 सेकंड पर पता लगाना है तो इसी में t की जगह 3 लिख दो, 1 सेकंड पर पता लगाना है तो t की जगह 1 लिख दो। आपको उस टाइम पे, प्रॉपर उस टाइम पर उस कॉइल में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है मालूम हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो आ गया हमारा। दूसरा, करंट भी निकालनी है। कुंडली में धारा, कुंडली में धारा, I का फॉर्मूला क्या होगा, E अपॉन R। हम E का केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो I इज इक्वल टू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E? E इज 31। फिर से, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 सेकंड पर, प्रतिरोध R में धारा, इसका मतलब 2 सेकंड में ही धारा भी आपको पता लगानी है। तो 2 सेकंड में विद्युत वाहक बल कितना है, 31 मिली वोल्ट। और प्रतिरोध कितना है, ये प्रतिरोध की वैल्यू नहीं दी गई है। अरे, प्रतिरोध की वैल्यू तो देना चाहिए था। यदि R का मान 10 ओम हो, हमने लिखा नहीं है, आप एक काम करिए, यहां पर 10 ओम नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। उन्होंने अलग से एक छोटा सा बना दिया है ब्रैकेट में कि जहां प्रतिरोध का मान 10 ओम हो, वो मुझे याद नहीं रहा लिखने के लिए, तो आप नोट कर लें इसे। ये 10 कर देंगे इसको, और ऐसा करने से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 हटेगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 3.1। करंट का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट एम्पियर होता है, लेकिन यहां पर हम E जो है वो मिली वोल्ट में यूज कर रहे हैं, तो ये भी काहे में आ जाएगा, मिली एम्पियर। तो 2 सेकंड में कॉइल में करंट कितनी होगी, 3.1 मिली एम्पियर करंट होगी। तो ये दोनों जवाब तो हमको मिल गए हैं।
अभी एक काम और करना है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। आपने लेंज का नियम पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने देखा है कि जो भी करंट उत्पन्न होती है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कॉइल में, वो हमेशा उसकी डायरेक्शन ऐसी रहती है कि वो उस कर्ण का विरोध करती है जिस कर्ण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स किस डायरेक्शन पे होगा? चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, देख रहे हैं ना। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन पे है? क्रॉस बना है, अंदर की तरफ है कि नहीं है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो करंट यहां पर जो बनेगी वो कैसी बनेगी? आंसर है जो भी करंट बनेगी वो ऐसी बनेगी ताकि इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर सके? विरोध कर सके। अब अगर विरोध कर सकेगा तो ये कॉइल के अंदर ऐसी करंट फ्लो होगी कि कॉइल से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उस करंट की वजह से वो इधर की तरफ बनना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो कॉइल में जो करंट फ्लो होगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनना चाहिए उसको, तभी तो विरोध कर पाएगा इसका। तो करंट कैसे फ्लो होगी? राइट हैंड कर्ल रूल याद करिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन शो करेगी। हमें ऐसे हाथों को अगर करेंगे, मोड़ेंगे फिंगर्स को, तो थंब हमारा बाहर की तरफ रहेगा। और अगर हम ऐसा कर देंगे ऐसे, तो थंब किस तरफ हो जाएगा? अंदर की तरफ। अब ये मुझे बताओ, अगर ये थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो ये इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का विरोध कब कर पाएगा? ऐसे में विरोध कर पाएगा या ऐसे में विरोध कर पाएगा? ऐसे में विरोध कर पाएगा, उल्टा लगेगा। तो इसके लिए करंट को कैसा फ्लो होना पड़ेगा? ऐसे फ्लो होना पड़ेगा करंट को, मतलब करंट को इस डायरेक्शन पे बहना पड़ेगा। अब करंट इस डायरेक्शन पे बहेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर इधर से इधर आ जाएगी, ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इसका। पर हमें तो आर में बताना है धारा किधर की तरफ बहेगी। अब आप देख लें, अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें तो आर में धारा किधर से किधर की तरफ जाएगी? ए से बी की ओर। बस ये दिशा भी पूछी जा रही थी। प्रतिरोध आर में धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। ये ए और बी क्वेश्चन में हमको नहीं दिए हैं, ये हमने मान लिए हैं ताकि आपको उसकी डायरेक्शन बताई जा सके। अब ये मुझे बताएं, ये समझ में आया कि आपको नहीं आ पाया? आ गया है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके मुताबिक सॉल्यूशन हम करेंगे। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, आप भी ध्यान से देखिएगा। 50 ओम प्रतिरोध की एक बंद कुंडली, एक कॉइल है, बंद कुंडली है। अगर कुंडली बंद है तो श्योर है कि उसमें करंट भी फ्लो होगी, और करंट किससे बनती है? मूवमेंट ऑफ चार्ज, इसलिए चार्ज भी चलेगा उस पर। और प्रतिरोध है कितना? 50 ओम। देन R इज इक्वल टू 50 ओम। बंद कुंडली में 1000 फेरे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे N से। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 तथा यह 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले आयताकार फ्रेम, आयताकार फ्रेम पर यह कॉइल लिपटी हुई है। ऐसे आयताकार फ्रेम पर यह कॉइल ऐसे लिपटी हुई है। यह आयताकार फ्रेम है इस तरह का, और उसका एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और SI यूनिट एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई आप करवा देंगे। भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिए, रेसिस्टेंस लिख दिया कॉइल का। आयताकार फ्रेम पर लपेटी गई है। इस कुंडली का तल, ये जो कॉइल है इसका जो तल है, ये जो प्लेन इसका है, इसका तल 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है। देखो क्या बोल दिया उन्होंने, ये जो प्लेन है इस कॉइल का, कोई भी कॉइल ले लीजिए, मान लेते हैं ये पुरानी कॉइल हमारी कल वाली,
ये कॉइल हमने ले ली, इसका जो तल है वो कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये तल लंबवत है। थीटा कितना ले लें हम, 90 डिग्री। लंबवत तो बोला है, लेकिन हर जगह लंबवत का मतलब 90 डिग्री नहीं होता। यहां कितना लेना है आपको, तल लंबवत है ना, पर हम तो एंगल किसके किसके बीच का लेते हैं, एरिया वेक्टर और बी के बीच का, तो यहां थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। So in this situation theta is equal to 0 degree, and in figure we can show that this is the magnetic field direction. Initially शुरुआत में ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे ये शुरू में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि तल के लंबवत है, बिल्कुल ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कुंडली को 180 डिग्री घुमाने पर, अब ये कॉइल को ऐसा रख करके चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही रहेगा, हम कॉइल को पकड़ करके 180 डिग्री ऐसा टर्न करा देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। तो इस बार थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें बहते हुए आवेश की गणना करिए, उसमें बहने वाले आवेश को कैलकुलेट करना है। क्या आपका यह उत्तर, देखो ये भी पूछा जा रहा है उसके साथ में, क्या आपका यह उत्तर कुंडली को घुमाने की गति पर निर्भर करेगा। मतलब उन्होंने पहले तो आवेश पूछा कि आवेश बताओ, फिर आवेश जो आ जाएगा, फिर आपसे ही पूछा कि क्या जो आंसर आपका आया है ये कॉइल को जब आप घुमाओगे तो उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, क्या स्पीड ज्यादा कर दोगे या स्पीड कम रखोगे तो क्या आवेश में कोई परिवर्तन आ जाएगा। देखते हैं अभी हम क्या होता है। आवेश तक एक्चुअली हमको पहुंचना है, आवेश के लिए हमको करंट निकालनी पड़ेगी, करंट के लिए हमको विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें आप करोगे तो आपको सॉल्यूशन से आंसर मिलेगा। देखो आइडिया लगाना शुरू हो गया, क्या करना पड़ेगा फिर से। आवेश के लिए क्या चाहिए, आई करंट, करंट के लिए क्या चाहिए, विद्युत वाहक बल ई, और ई के लिए फैराडे का लॉ है हमारे पास। तो हम ई के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस नंबर ऑफ टर्न्स दिया है ना, तो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, याद आ रहा है आपको। अच्छा, E इज इक्वल टू माइनस एन, डेल्टा फाई कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने एक दो सवाल इसके लगाए, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी। अब और कैलकुलेट करिए भाई इसको, माइनस एन अपॉन डेल्टा टी, माइनस एन अपॉन डेल्टा टी। फाई टू की जगह पर क्या लिखा जाए बता सकते हैं, फाई का सूत्र होता है बी ए कॉस थीटा, तो फाई टू की जगह बी ए कॉस थीटा टू, यानी कि बी ए कॉस 180, तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे बी ए कॉस 180, माइनस लगा दिया ये वाला। फाई वन की जगह पर क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा 1, यानी कि बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 0। और सॉल्यूशन करिए, माइनस एन अपॉन डेल्टा टी, बी ए तो बउआ दोनों में कॉमन मिल जाएगा, या मतलब आप कॉस 180 की वैल्यू बोलो, माइनस वन को बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, और 1 को माइनस बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस 2ba, वेरी गुड। और वो माइनस 2ba जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा 2ba, जरूर लिख सकते हैं हम इसको। नहीं समझ में आई बात भैया, आ गया ना सबको, कितना सिंपल कैलकुलेशन है। देखो cos 180 माइनस 1, तो ये माइनस बी ए इसकी वजह से बन गया। अब cos 0 प्लस 1 है, पर इसकी वजह से उसको माइनस बी ए रहना पड़ रहा है, तो माइनस बी ए हो गए माइनस 2ba। वो माइनस 2ba ने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एन भी लिखा रहा, 2ba हमने लिख दिया, अपॉन डेल्टा टी बना ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या बेटा कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि कॉइल में डेवलप होगा, जो कि कॉइल में इंड्यूस्ड होगा, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इससे हम करंट तक पहुंच सकते हैं। कुंडली में धारा, ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब हम कुंडली में धारा कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, सबको याद है फॉर्मूला। अच्छा बउआ ई की जगह पर बोलो, ये वैल्यू आई है ना भैया इतनी सारी, तो ये सब वैल्यू लिख दो, एन 2ba अपॉन डेल्टा टी। बेटा ये किसकी जगह लिखा हमने, ई की जगह, अपॉन में आर है
तो वो आप बच नहीं सकते, आपको तो लिखना ही पड़ेगा उसको। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया? करंट की। हमको करंट नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको ई नहीं चाहिए। हम कैलकुलेट इसको भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको आई भी नहीं चाहिए। हम डायरेक्टली किस पर जोर देना चाहते हैं, डायरेक्टली किस पर जाना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू कैलकुलेट ओनली द चार्ज इनसाइड द कॉइल। चार्ज कितना होगा हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब चार्ज पर आ सकते हैं। अब आवेश, सब बच्चे आवेश का फॉर्मूला जानते हैं, आई इंटू डेल्टा टी। आई टी फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, क्यू बराबर आई टी, है ना? तो वही वाला आई इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इसमें टाइम को हमने डेल्टा टी से हम लिखा करते हैं, इसलिए हम डेल्टा टी लिख लेते हैं। अच्छा, आई की जगह पर ये वैल्यू लिखो पूरी। एम लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, बी ए अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, ये हमने आई की जगह पर लिखा बेटा। अब मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा टी लेना पड़ेगा। अब आप देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। जब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो क्यू की वैल्यू क्या बचेगी? 2n बी ए अपॉन आर, 2n बी ए अपॉन आर। ये देखिए, अब क्यू पर आ गए और क्यू हमको मालूम भी करना है, तो हम केवल इसको इस पे वैल्यू अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। 2 लिख दिया, बी की जगह पर क्या लिखेंगे? देखो कहीं नोट किया गया है क्या? नोट नहीं किया हमने। अच्छा, ये है लेकिन बी का मान 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहां लिख दीजिए 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो n की जगह पर बउआ क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 3। b की जगह 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज अबाउट a? a is 4 multiplied by 10 to the power minus 4, 4 into 10 to the power minus 4, ठीक है? अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। Q इज इक्वल टू 2 का इससे फिर इससे, 4 चौके 16 दूना 32, एक अंक पे दशमलव इसकी वजह से। अच्छा, अपॉन में R भी है, वो तो हम भूल गए भाई। चलो, पहला फाउल माफ, ऐसा खेल में करते हैं ना आप। तो R को लिख दीजिए, कहां पर R की वैल्यू कितनी है? हाँ, 50 ओम है R की वैल्यू, ठीक है। अब 2 चौके 8, 8 चौके 32, 3.2 अपॉन क्या होगा? 50। और ये बउआ 10 की घात -4 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात -1 आ जाएगा। ये नहीं समझ में आई बात आपको भाई? -4 और +3 कितना बन जाएगा? -1। अगर ये भी इसको आप दे दिया आपने तो ये एक अंक दशमलव और खिसका देगा। 0.32 अपॉन 50, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। अब अपॉन से 50 हमको हटाना है। सबसे बेस्ट मेथड ये है, अंश और हर में 2 का गुणा करवा लो आप, ठीक है? तो अंश में अगर 2 का गुणा करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 32 दूना 64, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 100। अब इसके 2 जीरो आप हटा दो और ऊपर 2 अंक दशमलव और इधर शिफ्ट कर सकते हो आप, या पावर्स में लेकर आप आंसर बता सकते हैं इसका। देखो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा 10 की घात -2 बन जाएगा, और अगर इसका भी दशमलव हमने एक अंक इसका दिया इधर की तरफ तो ये 10 की घात -1 और बना देगा। इस तरीके से चार्ज की वैल्यू टोटल मिलेगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। इतना आंसर आपको मिल जाएगा। फिर से एक अंक दशमलव इसका लेफ्ट से राइट ले जाओगे, पावर -1 तो इसकी आएगी, और ये 10 की घात 2 ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात -2 इसके और -1 इसका, 10 की घात -3 ऊपर बना लिया उसने, ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना चार्ज फ्लो होगा। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक और सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए, क्या आपका ये जो उत्तर है ये कुंडली को घुमाने की गति पर डिपेंड करता है? आंसर इज नो। आप देखिए कहीं पर भी इसमें गति है नहीं आई है। चार्ज का फॉर्मूला देखिए, कहीं पर मोशन नहीं आ रहा है इसका। दूसरी चीज, आवेश के सूत्र में टाइम कट चुका है। देखिए, समय
कैंसिल हो चुका है, समय कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आप कॉइल को धीरे धीरे घुमाइए या तेजी से घुमा दीजिए। जब चार्ज समय पर निर्भर ही नहीं करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि आप कॉइल को 180 डिग्री लाने के लिए धीमा धीमा लाए हैं या बड़ी तेजी से ऐसा कर दिया है, पलट दिया है आपने। समय पर निर्भर करता ही नहीं है वो, इसलिए आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कॉइल को धीरे धीरे घुमाइए या एकदम से घुमा दीजिए। तो हमारे इस सवाल का जवाब क्या होगा? या उत्तर कुंडली को घुमाने की गति पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? बस लास्ट में एक लाइन इसमें और कनेक्ट कर देंगे कि यह उत्तर, हमारा यह उत्तर कुंडली को घुमाने की गति पर निर्भर नहीं करता। समझ आ गया आपको? तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.012 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। मतलब अगर जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है ये, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसा आता है और वृत्ताकार मार्ग में ऐसा गति करना शुरू कर देता है, और उस वृत्ताकार मार्ग की रेडियस उतनी है। इलेक्ट्रॉन की चाल 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। इतनी स्पीड से वो गति कर रहा है। परिपथ द्वारा कुल कितना फ्लक्स घिरा होगा? इस सर्किट में टोटल कितना फ्लक्स बाउंडेड होगा, कितना लिंक्ड होगा फ्लक्स, वो पता लगाना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसके आवेश के बारे में हमको बातें बताई गई हैं। क्या आपको याद है कि जब एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा हो जाता है? वृत्ताकार। तो यहां पर लंबवत प्रवेश कर गया, उसका मार्ग क्या हो गया? वृत्ताकार। तो क्या ये याद है आपको कि उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या किस सूत्र से दी जाती थी? R बराबर mv/qb, ये फॉर्मूला होता था। फिलहाल पहले तो नोट करते हैं कि कौन कौन सी बातें क्वेश्चन में दी गई हैं। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को किससे लिखेंगे? R से। 0.012 मीटर ये R है। गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की चाल है तो हम v से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। परिपथ द्वारा कुल कितना फ्लक्स घिरा होगा? आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m से लिख लेते हैं। दिस इज 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 किलोग्राम। और आवेश दिया है, आप Q से लिख दो, या इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो E से लिखे रहे हैं आप। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ठीक, अब इतनी सारी बातें हमको क्वेश्चन में से मिली, जानकारियां मिली। अब उन्होंने ये बोला कि कितना फ्लक्स घिरा होगा। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके तल के लंबवत है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है और चुंबकीय फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा है? ऐसे है, लंबवत बिल्कुल। तो इस समय जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आंसर है B इंटू ए। बस, कोई थीटा नहीं, क्योंकि थीटा यहां 0 आ जाएगा। B इंटू ए यूज करेंगे। तो हमें B और A दो चीजें चाहिए। B हमारे पास नहीं है और ना ही तो हमारे पास A है। देखो, ना हमारे पास B है डायरेक्टली, ना हमारे पास A की वैल्यू है। मुझे दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है और तभी हमारा आंसर आ सकता है। चलिए कर लेते हैं। परिपथ द्वारा कुल कितना फ्लक्स घिरा होगा? हम सीधे स्टार्ट कर देते हैं। परिपथ से घिरा चुंबकीय फ्लक्स, परिपथ से घिरा चुंबकीय फ्लक्स, ये हमें पता लगाना है। देखो पहले हम इसको लिख चुके हैं। मैंने बताया कि फ्लक्स का फॉर्मूला बहुआ क्या लगाया जाएगा? B इंटू ए, एंड वी डोंट हैव B एंड A एज वेल, दोनों ही नहीं है हमारे पास। तो अब हम B की वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसके लिए थोड़ा सा आप याद करिए कि अगर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के भीतर और त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फॉर्मूला हम देते थे mv/qb से फॉर्मूला आता था। याद आया आपको?
अब यहां से हमको b चाहिए, तो b इधर ले आओ, r उधर भेज दीजिए। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv अपॉन q इंटू r, ये आ जाएगा। तो हम b की जगह पर क्या लिख देंगे, mv अपॉन q इंटू r। ये तो हमने b की जगह पर नोट कर दिया बेटा। a की जगह पर क्या करेंगे, ये जो सर्किट बन रहा है ये r त्रिज्या का एक वृत्ताकार परिपथ है। r त्रिज्या का वृत्ताकार परिपथ, हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो आप, पाई r स्क्वायर से। r से इसका एक r हमने कैंसिल कर दिया। जब एक r कैंसिल किया तो यहां पर एक r बच जाएगा। तो फाई b की वैल्यू कितनी बन गई, फाई b की वैल्यू m इंटू v इंटू पाई इंटू r अपॉन q। बस इसमें हम वैल्यू लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमें हमारा फ्लक्स बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो करिए भाई, फाई b इज इक्वल टू, m की जगह पर क्या लिखिएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। v की वैल्यू कितनी है, v 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, ये लिख दिया हमने। पाई की जगह पर हम 22/7 लिख देंगे। 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, तो 7 से 1.3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप 22/7 लिख लो। कैंसिलेशन नहीं हो रहा होता तो हम 3.14 लिख देते। अच्छा, पाई हो गया। उसके बाद r की वैल्यू कितनी है, 0.012 मीटर अपॉन में, और क्या आ रहा है इसमें, q की वैल्यू कितनी है, आवेश है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है भाई, तो ठीक है कैलकुलेशन करिए। यहां पर एक नंबर पे डेसिमल है, यहां पर भी एक नंबर पे डेसिमल है, कैंसिलेशन हो जाएगा इसका। 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 13 टाइम्स में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 4 चौके 16 और 4 से इसको करेंगे 0.003, 4 तियां 12। नहीं समझ में आई बात आपको। अच्छा, इसके बाद आप 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5.5 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। अब फाई b इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए भाई। देखो ये 13 है, ये 5.5 है, ये 3 है, इनको मल्टीप्लाई आपको करना है। तो पहले हम इसको कर देते हैं, 13 पंचे 65, कैरी कितना हुआ 6, फिर 13 पंचे 65 और 6 71, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, इंटू 0.003, ये मल्टीप्लाई इसका हो गया, ये हमने और लिख दिया। अब कोई नंबर तो बचा नहीं है, पावर से ही सेट कर लेनी है आपको। 10 टू दी पावर, ध्यान से देखिएगा बेटा, -31 प्लस 6 कितनी हो गई, -25, ठीक है ना। अपॉन से ये -19 ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाके +19 बना लेगा, और तो कहीं कोई पावर भी नहीं है हमारे पास, तो और सॉल्व कर लो भाई। अब इसको आप, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3 और 1 4, 3 7 जार 21, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव यहां पर, इंटू 10 टू दी पावर -6, 19 और 6 25, तो -6 से ये आ जाएगा। एक अंक दशमलव अगर और यहां पर हम खिसका देंगे तो 5b की वैल्यू मुझे मिलेगी 2.145 इंटू 10 टू दी पावर -7, और क्योंकि ये फ्लक्स है इसका यूनिट क्या आएगा, वेबर। ये आंसर मिल जाएगा 2.1 इंटू 10 टू दी पावर -7 वेबर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमें आप बताइए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा कैलकुलेशन भर है, b का मान यहां से निकालोगे वहां लिखोगे, a के लिए πr² लिखोगे, और नंबर्स का गुणा भाग केवल आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसके लिए आप घर में थोड़ी मेहनत करिए भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं जरा हम लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बउआ लिखा हुआ है, एक रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1.5 मीटर है। रेल की जो पटरियां हैं ऐसी बिछी होंगी और उनके बीच का जो डिस्टेंस बताया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है? 1.5 मीटर है। रेल में दो पटरियां रेल की देखी है ना आपने, समांतर रहती हैं और उनके बीच का एक डिस्टेंस है प्रॉपर, दैट इज इन दिस क्वेश्चन दैट इज 1.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट, ये 1.5 मीटर को क्या लिखा जाए? अभी हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा जाए। है तो डिस्टेंस दो पटरियों के बीच की, पर इसको सिंबल क्या दे अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं और आगे पढ़ूंगा। और ये क्षैतिज तल पर चुंबकीय यामोत्तर दिशा में फैली हुई है। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में फैली है, ऐसा ढालू में, चढ़ान में, उतरान में ये नहीं है, प्लेन पर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फैली है। और चुंबकीय यामोत्तर में फैली हुई है। चुंबकीय यामोत्तर समझते हैं, जहां पर पृथ्वी के जिस बिंदु को, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल जो हम बनाते हैं, उसमें ये पटरियां बिछी हुई हैं ऐसे, उसको चुंबकीय यामोत्तर कह रहे हैं। दो यामोत्तर पढ़े, चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपने पढ़ा था। रिवाइज करते रहिए, देखिए, ठीक है ना, आप भूल जाते हैं, पुरानी चीजें रिवाइज नहीं करा करते हैं आप लोग। और दिशा में फैले हैं। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक समझ रहे हैं, या तो उसकी डायरेक्शन ऊपर, नीचे से ऊपर होगी या डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी। ये डिपेंड करेगा कि नतिकोण नीचे की तरफ बन रहा है या ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ये ऊर्ध्व घटक है। और ये तो सबको याद होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को V से लिखते थे हम, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। यदि इन पटरियों पर एक इंजन दौड़ रहा है, केवल इंजन दौड़ रहा है, पूरी ट्रेन नहीं जा रही है, उस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, चाल। ये बेटा ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज नहीं है, विभवांतर नहीं है, ये क्या है? ऊर्ध्व घटक। वैसे ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है ना, तो हम इसके साथ एक सिंबल और लिखे दे रहे हैं, BV लिखे दे रहे हैं, ऊर्ध्व घटक, ठीक है ना, ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको कि आप ये ना सोच लें कि ये विभवांतर है, इसलिए हम B लिखे दे रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको यूज कर लेंगे। वेलोसिटी कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। बट हम वेग को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। क्या करेंगे बताइए? 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये 5/18 कहां से आ जाता है? बड़ा सिंपल है भाई, 1 किलोमीटर को मीटर बदलो 1000 लिखोगे, 1 घंटे को सेकंड बदलो 3600 लिखोगे, तो 1000/3600 हल कर लो, 5/18 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए या रहने दीजिए, ऐसे रहने देते, ठीक है, इसी को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। और चाल से दौड़ता है, इंजन दौड़ता है, इंजन की धुरी के दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर आएगा? बस अब आ गया समझ में। देखिए, इंजन अगर ऐसे पटरियों पर चलेगा, ऐसे अगर चलेगा, तो उसकी एक्सेल कहां रहेगी? ये उसकी एक्सेल रहेगी, समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक ये है चुंबकीय क्षेत्र का, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मान लो, जैसी मर्जी, ऊपर से नीचे मान लीजिए। ये पटरियां ऐसी बिछी हुई हैं, उस पे हमने इंजन दौड़ा दिया। अब ये पहिए हैं इंजन के, उसके, और ये उनके बीच की एक्सेल लगी हुई है। दो पहियों के बीच हमको एक एक्सेल चाहिए होती है ना, कोई भी गाड़ी देखिए, अगर दो पहिए हैं तो उनके बीच में एक रॉड लगी रहती है, एक्सेल कहते हैं उसको आप, ये एक्सेल है। अब जब हम इस इंजन को दौड़ाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि ये जब इंजन दौड़ेगा तो इसकी जो एक्सेल है, ये एक्सेल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सॉरी, ये जो एक्सेल होगा ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को क्या करते हुए चला जाएगा? काटेगा। और अगर ये एक्सेल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटेगा तो इसके दोनों सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल ही आपको पता लगाना है। कुछ बात समझ में आई? तो ये करना है। अभी सारा माजरा समझ में आ गया है।
कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब ई पता लगाना है। और अब हमको यह भी पता लग गया कि ये क्या चीज है, ये दो पटरियों के बीच की दूरी है, तो एक्चुअली ये एक्सल की लंबाई है। भाई दो पटरियों पर ही तो एक्सल रखोगे आप, तो दो पटरियों के बीच की दूरी है, या वास्तव में अगर देखें तो ये क्या है, ये इंजन का जो पहिए लगे उसकी जो एक्सल है उसकी लेंथ है ये, और इसी के सिरों के बीच आपको चुंबकीय क्षेत्र विद्युत वाहक बल पता लगाना है। तो ये एल लिख लीजिए, फिर इसको कितना दिया है 1.5 मीटर। अब आप हमें ये बताइए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंजन जा रहा है जिसकी वजह से इसका ये एक्सल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को धड़ाधड़ काटते हुए चला जा रहा है। अगर ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो इसके दोनों सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, एंड दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट। बस ये करना है। क्या आप में से किसी भी बच्चे को याद है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? हाँ बिल्कुल सही, तो धुरी के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा B इंटू V इंटू L। याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा है? अच्छा, B की जगह B की वैल्यू लिखिए। B की वैल्यू ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। वेलोसिटी इज 80 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 इंटू L की जगह पर 1.5 मीटर। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए भाई, 3 से हम काटेंगे, 3 छंग 18 और 3 पंचे 15। इतना समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक, 2 से काट लो आप जरा, 2 3 6, 40 दूना 80। ना समझ में आई बात आपको? आ गया ना? अच्छा, और देखिए 5 का गुणा 5 से करा तो कितना बना 25, दशमलव मत देखिए, और 25 का गुणा 4 से कर दिया हमने तो 25 चौके 100, और इसमें एक जीरो था वो जीरो भी लगा दिया हमने, तो 25 25 चौके 100, और ये वाला जीरो भी बढ़ा दिया। अब दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो डेसिमल यहां लग जाएगा आपका। अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ये वाला। पावर्स में क्या क्या है? पावर में तो बस यही है, हमें लगता है हमारे पास 10 टू द पावर -4 बस। तो 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 5 है। कहां? अच्छा, 1 5 ये भी है, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको कर दिया, फिर ये 5 भी तो बच गया, ये लिख दिया हमने वो वाला 5। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो बेटा अब ये 5 का 10, ये तो 10 ही है केवल, तो ये हो गया 50/3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4। इससे सॉल्व कर लो, 16 3 48, 2 बचा, दशमलव लगा, 20 हो गया। 3 छंग 18, 3 छंग 18 गुणे 10 की घात -4। हम चाहें तो ये दशमलव और इधर खिसका के ला सकते हैं, तो हम इसको कर देंगे 1.666 इंटू 10 टू द पावर -3, और क्योंकि विद्युत वाहक बल है तो कैसे लिखेंगे? वोल्ट। समझ आ रहा है कुछ आपको? अच्छा, और 10 की घात -3 वोल्ट क्या हो जाता है? मिली वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1.6 मिली वोल्ट, या राउंड ऑफ करवाओगे 1.7 मिली वोल्ट। इसका मतलब है जो भी गाड़ी है उसकी धुरी के बीच में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? 1.7 मिली वोल्ट। जब रेलगाड़ी का इंजन चलेगा ऐसे, तो उसके जो एक्सल है उसके दोनों एंड्स के बीच में 1.6 या 1.7 मिली वोल्ट के आसपास का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। और यह विद्युत वाहक बल इतना कम होता है कि अगर आप इंजन पे कोई आदमी बैठा है ना, उसको टच कर रहा है तो उसको करंट का झटका नहीं लगेगा, इतना कम ये वोल्टेज होता है, पर एक्चुअली ये उत्पन्न होता है उस पे। ठीक है ना? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने कौन सा लगा लिया न्यूमेरिकल? 7 नंबर। आज हम 7 नंबर तक ही रखेंगे,
आगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।